नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक समाचार। इस हफ्ते ओडिशा और देश भर से कई बड़ी सुर्खियां हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर पर धाम विवाद और पेटेंट की तैयारी, महानदी पर ब्रिज कम बैराज की घोषणा, अयोध्या सरोवर परियोजना को 440 करोड़ की मंजूरी और राज्यसभा उपचुनाव में देवासी सामंतराय निर्विरोध चुने गए। राष्ट्र खबरों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में उनके लिए प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में बगावत तेज हुई और जाजपुर कटक में भूजल पुनर्जीवन अभियान शुरू हुआ। खेल जगत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। भारत ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में जापान को मात देकर खिताब जीता, जबकि भारतीय शूटिंग जगत को बड़ा झटका लगा है। एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। ये थे सप्ताह की बड़ी खबरें। अब जानते हैं विस्तार से। जगन्नाथ धाम विवाद खत्म। पश्चिम बंगाल सरकार ने दीघा के जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द हटाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अब यह मंदिर जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र कहलाएगा। यह निर्णय ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अनुरोध पर लिया गया, जिन्होंने स्पष्ट किया था कि जगन्नाथ धाम केवल पुरी के लिए मान्य है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और इसकी आध्यात्मिक अद्वितीय है। इस कदम से करोड़ों उड़िया भक्तों की भावनाओं को सम्मान मिला है। पुरी से सांसद संबित पात्र ने भी इस निर्णय को उड़ीसा और सनातन धर्म के लिए ऐतिहासिक बताया। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल ने विवाद खत्म कर दिया है। पुरी के 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर को अब कुछ प्रमुख शब्दों पर पेटेंट सुरक्षा मिल गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन या एसजेटीए ने आनंद बाजार, श्री पतित पावन और एसजेटीए शब्दों के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है। एसजेटीए प्रमुख प्रशासक ने बताया कि कुल 29 शब्दों और लोगों के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से 26 शब्दों पर अभी मंजूरी बाकी है, जिनमें श्री मंदिर, जगन्नाथ धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, बड़दांड और महाप्रसाद जैसे शब्द शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन शब्दों का पेटेंट इसलिए जरूरी है ताकि इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। युवा संगम से जुड़ रही नई पीढ़ी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कैसे एनईपी 2020 बदल रहा है युवाओं का भविष्य। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि युवा संगम पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 केवल नीति नहीं बल्कि जन आंदोलन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को भारत की विविध संस्कृति, धरोहर और साझा मूल्यों से जोड़ रहा है। प्रधान ने छत्तीसगढ़ और दिल्ली के प्रतिभागियों से बातचीत की और कहा कि ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यात्राओं से युवाओं को भारत की एकता, विविधता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि एनईपी युवाओं को नई प्रतिभा और कौशल विकसित करने का अवसर दे रहा है और भारत की युवा शक्ति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी। ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव में वरिष्ठ नेता देवासी सामंतराय निर्विरोध चुने गए हैं। 18 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी अन्य दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जीत की घोषणा की। सामंतराय ने 25 मई को बीजेडी से इस्तीफा देकर राज्यसभा सीट छोड़ी थी और अगले ही दिन भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने 4 जून को उनकी उम्मीदवारी घोषित की और 5 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन मांझी, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। बीजेडी और कांग्रेस ने मुकाबले से दूरी बनाई, जिससे उनकी निर्विरोध जीत तय हो गई। ओडिशा कैबिनेट ने संबलपुर के ऐतिहासिक अयोध्या सरोवर के पुनर्विकास के लिए 440 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महानदी पर एक ब्रिज कम बैराज बनाया जाएगा। ये परियोजना लंबे समय से संबलपुर के लोगों की मांग रही है। 1960 के दशक में बने अयोध्या सरोवर की हालत बिगड़ चुकी थी और पानी संग्रहण क्षमता प्रभावित हो रही थी। अब इस पुनर्विकास से जल संरक्षण, पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। बैराज 1.46 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा होगा, जिस पर डबल लेन सड़क भी बनेगी। सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। स्थानीय लोगों ने इसे संबलपुर के लिए नया अध्याय बताया है। निर्माण कार्य 30 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। राज्य में कोटिया विवाद फिर गरमाया है। कोरापुट जिले के कोटिया गांव को लेकर ओडिशा आंध्र सीमा विवाद फिर से गर्म होता चला है। आंध्र प्रदेश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री गुम्मडी संध्या रानी ने हाल ही में 1.90 करोड़ रुपए की लागत से बनी बीटी सड़क का उद्घाटन किया और कोटिया में बैठक कर स्थानीय लोगों से आंध्र सरकार पर भरोसा करने की अपील की।
उन्होंने आरोप लगाया है कि ओडिशा आदिवासियों को परेशान कर रहा है और आंध्र उनकी सुरक्षा करेगा। ओडिशा के नेताओं ने इस कदम को राज्य की संप्रभुता पर हमला बताया है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का कहना है कि कोटिया के लोग ओडिशा के साथ रहना चाहते हैं और आंध्र की गतिविधियां राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। कांग्रेस विधायक रामचंद्र कदम ने याद दिलाया कि कोटिया 1936 से ओडिशा का हिस्सा है और यहां स्कूल और सड़कें पहले से उपलब्ध हैं। बीजेडी नेता का भी कहना है कि ओडिशा की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है और सख्त प्रतिक्रिया की मांग की है। ओडिशा में भाजपा ने पूर्व बीजेडी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से 2 अहम जांच आयोग की रिपोर्ट गायब हो गई हैं। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि नई सरकार के आने के बाद जब आयोगों की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तो 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके शिष्यों की हत्या पर बनी जस्टिस एएस नायडू आयोग रिपोर्ट और 2016 के सम अस्पताल अग्निकांड पर आरडीसी रिपोर्ट रिकॉर्ड से गायब मिली। पुजारी ने आरोप लगाया है कि ये फाइलें जानबूझकर छिपाई गई और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कई बार पत्र लिखे जाने के बावजूद रिपोर्ट वापस नहीं की गई। अब गृह विभाग ने पुलिस जांच की मांग की है और राजधानी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा ने बीजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये रिपोर्टें राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकती थी, इसलिए इन्हें दबाया गया। सरकार ने उम्मीद जताई है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। कंधमाल जिले के बालीगुड़ा आईटीडीए के सहायक कार्यकारी अभियंता बैकुंठनाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की छापेमारी में उनके बैंक लॉकर और घर से अब तक 1 किलो 255 ग्राम सोना, 375 ग्राम चांदी के गहने और 2 करोड़ 4 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 5 आलीशान मकान, 14 कीमती जमीनें, 13 महंगे प्लॉट, करोड़ों की जमा राशि और लग्जरी घड़ियों का शौक भी सामने आया है। भुवनेश्वर, बारीपदा, धर्मशाला और बालीगुड़ा में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कटक त्रिशूलिया के पास से मिली मेडिकल छात्रा चंद्रिका हेम्ब्रम की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई है और शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन परिवार का आरोप है कि इतनी कम पानी में डूबना संभव नहीं है, ये हत्या हो सकती है। परिजनों ने प्रेमी भीमसेन पर आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी में है और फिलहाल फरार है। पुलिस ने बीएनएस धारा 108 के तहत केस दर्ज कर 2 टीमों को उसकी तलाश में लगाया है। चंद्रिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से अंतिम समय तक दोनों के बीच बातचीत के सबूत मिले हैं। वहीं हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका ने मामले को और विवादास्पद बना दिया है। भुवनेश्वर में सिनेमा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी और कंगना रनावत साथ दिखे फिल्म प्रीमियर में। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कंगना रनावत की नई फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। ये फिल्म 12 जून को रिलीज होगी और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अस्पताल कर्मियों की बहादुरी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर नर्सों के साहस की सराहना की और कहा कि कंगना रनावत की मेहनत और सफलता नए कलाकारों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में हिमाचल मंडी की सांसद कंगना रनावत, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, कई राज्य मंत्री, फिल्म क्रू और ओडिशा फिल्म जगत के प्रमुख लोग मौजूद रहे। कंगना का कहना है कि फिल्म का शीर्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयुक्त शब्दावली से प्रेरित है और ये श्रमिक वर्ग व फ्रंटलाइन वर्कर्स की वीरता को उजागर करता है। स्क्रीनिंग से पहले मुख्यमंत्री और कंगना ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कंगना ने इस मौके पर कोटपाड़ साड़ी भी पहनी थी। देश दुनिया की खबरों में देश के लोकतांत्रिक इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने 4399 दिनों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। पीएमओ अधिकारियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने मोदी को शुभकामनाएं दी। सभी ने उनके नेतृत्व को स्थिरता, पारदर्शिता और राष्ट्र प्रथम संकल्प का प्रतीक बनाया। अमित शाह का कहना है कि मोदी के 12 वर्षों ने भारत की गौरवपूर्ण पहचान को पुनर्स्थापित किया है। नितिन नवीन ने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा कर प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सामाजिक यात्रा भी जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुई थी। मोदी सरकार के दौर में संसद भवन, वंदे भारत ट्रेनें, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 का हटना और डिजिटल क्रांति जैसे ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। ओडिशा में मानसून के साथ भूजल पुनर्जीवन की बड़ी पहल शुरू हुई है।
जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत छतों से वर्षा जल संग्रहण, रिचार्ज वेल और तालाब आधारित उपायों से पानी को भूमिगत जल भंडार में पहुंचाया जा रहा है। इससे पीने के पानी की सुरक्षा बढ़ी है और महिलाओं का बोझ कम हुआ है। जाजपुर जिले में 2022-2023 से 2025-26 तक 117 रिचार्ज शाफ्ट और 114 रूफटॉप सिस्टम बनाए गए। 47 डिजिटल रिकॉर्डर और 72 ऑब्जर्वेशन वेल से बेहतर जल स्तर दर्ज हुआ। कटक जिले में 57 रूफटॉप सिस्टम और 35 रिचार्ज शाफ्ट के साथ जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे भूजल स्तर स्थिर रहा। गंजाम के दिगपांडी में स्कूलों और दफ्तरों में लगाए गए सिस्टम से भूजल गिरावट रुकी और मानसून के बाद बेहतर रिकवरी दर्ज हुई। जाजपुर कटक में भूजल पुनर्जीवन से जन भागीदारी से जल संचय बढ़ा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के भीतर आंतरिक विद्रोह गहराता जा रहा है। पार्टी के कई असंतुष्ट नेता खुले तौर पर नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी, खेमे और बागी सांसदों के बीच बढ़ती खाई ने पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी के कामकाज और निर्णय प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। इस टकराव ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को और बढ़ा दिया है कि क्या यह विद्रोह बंगाल की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी के भीतर प्रभाव की लड़ाई अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। ये घटनाक्रम राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा करता है और आने वाले दिनों में इसका असर और गहरा हो सकता है। खेल जगत की खबरों में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो गया है। इस बार 48 टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। कुल 104 मैच खेले जाएंगे और नया फॉर्मेट 12 ग्रुप्स में होगा। भारत इस बार वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन भारत में भी फुटबॉल प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लाइव देख सकेंगे। मेक्सिको ने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर धमाकेदार शुरुआत की है। एस्टाडियो अजटेका स्टेडियम में जूलियन किनानोस ने पहला गोल कर इतिहास रचा है, जबकि अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने दूसरा गोल कर जीत पक्की की है। मैच में कई रेड कार्ड्स ने रोमांच और बढ़ा दिया है। मेक्सिको की ये जीत मेजबान देश के लिए सपनों की शुरुआत है और भारतीय दर्शकों के लिए ये टूर्नामेंट फुटबॉल का सबसे बड़ा उत्सव बनने जा रहा है। भारतीय हॉकी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जापान के काकामिगाहारा में खेले गए पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत के सितारे आशीष तानीपुर्ति ने 2:28 और 34 मिनट में हैट्रिक गोल दागे, जबकि कप्तान केतन कुशवाहा ने 30वें मिनट में गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। जापान की ओर से नुमादा गाकू ने 92वें मिनट में एकमात्र गोल किया। हॉकी इंडिया ने स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं महिला अंडर 18 टीम को कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 1 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। व्यक्तिगत पुरस्कारों में भी भारत का दबदबा रहा। भारत अंडर 18 एशिया कप चैंपियन बना। भारतीय खेल जगत से दुखद खबर आई है। पूर्व एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और मशहूर शूटिंग कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष ने बताया कि राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। हाल ही में म्यूनिख से लौटते समय वे बीमार थे और दिल्ली पहुंचते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां स्टेंट लगाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद वे बच नहीं सके। जसपाल राणा को भारत के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने एशियाई खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। हाल के सालों में वे भारतीय पिस्टल शूटरों के हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में नई प्रतिभाओं को तैयार कर रहे थे। उनके निधन पर खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जसपाल राणा का असमय निधन भारतीय शूटिंग के लिए एक बड़ी क्षति है। अंतर्राष्ट्रीय खबर और कारोबार जगत से जुड़ी यह खबर अहम है, क्योंकि तकनीकी जगत से ये बड़ी खबर सोशल मीडिया पर आधारित है। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री से करार किया है। यह अत्याधुनिक सुविधा गुजरात के जामनगर में बनेगी, जिसकी क्षमता होगी 168 मेगावाट। रिलायंस इस परियोजना की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। निर्माण, डिजाइन, बिजली आपूर्ति, कनेक्टिविटी और रोजाना संचालन तक। खास बात यह है कि डेटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम समुद्र के पानी के डिसैलिनेशन पर आधारित होगा और पूरा कैंपस नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलेगा। निर्माण कार्य 2 सालों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकेगा। ऊर्जा और पानी की लागत का वहन मेटा करेगी।
तो ये थी इस सप्ताह की ऑर्गस साप्ताहिक समाचार की अहम खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ऑर्गस के साथ।